आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा मिस्टर अब्दुल कलीम और उनकी वाइफ से, जिन्हें आईआरसीसी ने 2023 में इनसफिशिएंट एसेट कह के मना कर दिया था। इमेजिन कीजिए, एक प्रोफेशनल जिसकी प्रॉपर्टी लगभग 7 करोड़ की है और कनाडा उसे कह रहा है कि आपके पास पैसे नहीं हैं और आप वापिस अपनी होम कंट्री में नहीं आओगे। आज की इस वीडियो में हम ये शेयर करेंगे कि इनका ये रिफ्यूज़ल क्यों हुआ, इनके डॉक्यूमेंट कैसे थे, किस तरह से हमने इनके केस को रिप्रेजेंट किया, किस तरह से हमने इनकी रिफ्यूज़ल को अप्रूवल में चेंज किया। दोस्तों, जो इन्हें ये पीपीआर मिला था, ये 10 फरवरी 2026 को मिला था। फिलहाल जो इनका प्रोसेस है, जो इनका पासपोर्ट है, वो स्टैंपिंग प्रोसेस में है और जल्दी ही इनके पास इनका वीज़ा होगा। दोस्तों, मैं हूँ धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे, इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब जरा इनकी प्रोफाइल को डिस्कस करते हैं। मिस्टर अब्दुल कलीम जी जो बेंगलुरु के रहने वाले हैं। कलीम जी कोई आम इंजीनियर नहीं है, वो एक सीनियर फ्रीलांस स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एज ए गेस्ट लेक्चर भी देते हैं। इनकी जो वाइफ हैं वो हाउस वाइफ हैं। इनकी प्रोफाइल पेपर पर बहुत ही सॉलिड थी। कलीम जी की जो एनुअल इनकम है लगभग 12.5 लाख रुपए के आसपास है। इनके 2 बच्चे हैं। जो इनकी बेटी है वो बीटेक के फाइनल ईयर में है और जो बेटा है वो बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में है। सिर्फ यही नहीं, इनके पास काफ़ी अच्छी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री है। ये सऊदी अरेबिया और तुर्की घूम चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनके पास वैलिड यूएस वीज़ा भी था। इतना सब कुछ होने के बाद वीज़ा ऑफिसर ने इनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। सोचिए, इतनी मजबूत एप्लीकेशन और इतने स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज होने के बावजूद भी रिफ्यूज़ल आया। चलिए दोस्तों, इनकी रिफ्यूज़ल के असली कारण का पता लगाते हैं। मई 2023 में जब इनका वीज़ा रिफ्यूज़ल आया तो वीज़ा ऑफिसर ने 3 बड़े रीज़न यहाँ पे दिए। सबसे पहला था एसेट एंड फाइनेंशियल सिचुएशंस। ऑफिसर को लगा कि इनके पास ट्रैवल को सपोर्ट करने के लिए लिक्विड फंड कम है। ऑफिसर ने शायद इनकी करोड़ों की वेल्थ को इग्नोर किया और सिर्फ सेविंग में जो बैलेंस था उसे ही देखा, जिस वजह से उन्हें लगा कि शायद ये ट्रिप का जो खर्चा है वो नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से उनकी फाइल को रिफ्यूज़ कर दिया गया। दूसरा जो रीज़न था वो था पर्पस ऑफ विजिट। ऑफिसर को लगा कि इनका जो विजिट है वो टेम्परेरी नहीं है। उन्हें लगा कि जो एप्लीकेशन है, जो डॉक्यूमेंट है उसमें इनके स्ट्रॉन्ग टाइस विजिबल नहीं है, जिसकी वजह से शायद वीज़ा ऑफिसरों को इनकी एप्लीकेशन पर शक हुआ कि ये वहाँ पर ओवरस्टे कर सकते हैं और वापस नहीं आएंगे। जहाँ तक मुझे इस एप्लीकेशन को देख के लगा तो मुझे लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन भी दिखी। कलीम जी फ्रीलांस कंसल्टेंट है, इसलिए इनके पास जो सैलरी स्लिप मौजूद नहीं है। ऑफिसर को इनके इनकम सोर्स और जो इनकी प्रॉपर्टी है उसे इनसफिशेंट इसलिए कहा क्योंकि इनके जो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट और इनकी जो प्रॉपर्टी है उसे वेरीफाइड और एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया, जस्टिफाई नहीं किया गया। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है कि आईआरसीसी को सिर्फ बैलेंस से मतलब नहीं होता। अगर आप एक फ्रीलांस कंसल्टेंट हैं तो आपकी इनकम रेगुलर सैलरी की तरह यहाँ पे नहीं दिखती, बट आपको ये बताना पड़ता है कि जी मैं किस तरीके से पैसे कमा रहा हूँ। अगर आपने अपने फ्रीलांस असाइनमेंट और कंसल्टेंसी फीस को सही तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं किया तो वहाँ पे आपकी जो इनकम है उसे वीज़ा ऑफिसर को शायद वो अनवेरीफाई लगती है। यही गलती इनकी पिछली एप्लीकेशन में थी जिसकी वजह से इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। हमने जो डॉक्यूमेंट थे, जो भी इनके प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट थे, जैसे ये पैसा कमाते हैं, किस तरीके से पैसा कमाते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, वो सब कुछ हमने यहाँ पे अटैच किया था। इनकी जस्टिफिकेशन लेटर को क्रिएट किया था और भी काफ़ी डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे बनाए थे। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमने इनके केस को रिप्रेजेंट किया। इस बार जब हमने इनका केस लिया तो हमारा जो मेन फोकस ट्रांसपेरेंसी और जस्टिफिकेशन पर था। हमने उनके केस को रिप्रेजेंट करते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखा। सबसे पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन लेटर। सबसे पहले हमने ये बहुत ही डिटेल में कवर लेटर बनाया, जस्टिफिकेशन लेटर को तैयार किया और इन लेटर में हमने वीज़ा ऑफिसर को इनकी जो पुरानी रिफ्यूज़ल है, जो इनके ऑब्जेक्शंस हैं, उसे पॉइंट टू पॉइंट एड्रेस किया और ये क्लियर किया कि इनका केस पिछली बार से बिल्कुल अलग है और पिछली बार भी इनका जो केस था वो गलत यहाँ पे जज हुआ था। हमने सिर्फ बैंक बैलेंस दिखाने के बजाय इनके पूरे फाइनेंशियल सेटअप को जस्टिफाई किया। हमने 8 लाख से ज़्यादा का लिक्विड फंड यहाँ पे दिखाया और 12.5 लाख रुपए की एक सॉलिड यहाँ पे एनुअल इनकम दिखाई, जिससे जो इनका रोड मैप है, जो फाइनेंशियल रोड मैप है और जो इनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी है, वीज़ा ऑफिसर को किसी भी तरह का यहाँ पे शक ना हो। हमने इस बात को भी हाईलाइट किया कि एप्लीकेंट के पास यूएस का वैलिड वीज़ा है और जिसने सऊदी अरेबिया या तुर्की जैसे देशों की ट्रैवल हिस्ट्री की है और वो भी मेंटेन है और यूएस का वीज़ा वैलिड है,
तो वो कनाडा में क्यों स्टे करेगा और क्यों वहाँ पे ओवरस्टे होगा। एक फ्रीलांस कंसल्टेंट की प्रोफाइल को अनस्टेबल समझा जाता है, लेकिन हमने इनके गेस्ट लेक्चर और जो इनकी कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट हैं उसे डॉक्यूमेंट लगाकर हमने ये साबित किया कि जो इनका करियर है इंडिया में वो काफ़ी सेटल है, काफ़ी स्टेबल है और काफ़ी रिस्पेक्टेबल है, और ये अपने बिजनेस से पैसा भी कमाते हैं, और हमने इनके प्रोफेशन को यहाँ पे जस्टिफाई किया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हमने किस तरह से इनके टाइज को रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले हमने इनके प्रॉपर्टी टाइज को बताया, हमने इनके रेजिडेंशियल और इमूवेबल एसेट की वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाई, जिसकी टोटल वैल्यू तकरीबन 7 करोड़ के आसपास थी, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को ये समझाना जरूरी था कि इनकी प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी महंगी है, जिसकी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है, और ये अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के कनाडा में ओवरस्टे नहीं करेंगे और अपनी प्रॉपर्टी के लिए वापस आएंगे। उसके बाद था एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनके दोनों बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं और बीटेक कर रहे हैं। एक फादर और एक मदर के लिए अपने बच्चों की एजुकेशन और उनके कैरियर से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो हमने ये डिटेल बताई इनके कवर लेटर में, जिससे शायद वीज़ा ऑफिसर को इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता लगा। उसके बाद में हमने इनकी फैमिली के बारे में बताया कि कलीम जी की जो मदर इन लॉ है वो काफ़ी एल्डर हैं, और जो इनकी देखभाल की जिम्मेवारी है वो पूरी की पूरी इनकी वाइफ के ऊपर है, और वो इनकी वाइफ के साथ ही रहते हैं। तो हमने हर तरह का टाइज यहाँ पे बताया, जिसमें इनकी सोशल टाइज था, इकोनॉमिक्स टाइज था, एम्प्लॉयमेंट टाइज था, इनके जो बच्चे हैं, जो फैमिली है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज था। तो हमने एक टाइज डिक्लेरेशन लेटर साथ में लगाया, जिससे वीज़ा ऑफिसर को इनकी जो टाइज हैं उसके बारे में क्लियर विजिबल हो। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर पर्सनल एडवाइस की बात करूँ तो मेरी सिर्फ एक एडवाइस है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, और अगर आपकी एक दो रिफ्यूज़ल आ भी गई है, तब दोस्तों आपको हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आईआरसीसी को सिर्फ फैक्ट के बेस पे डिसीजन देना होता है। वो आपके बैंक स्टेटमेंट को, बैंक बैलेंस को नहीं देखती। वो आपको ये देखती है कि जो आप कनाडा जाओगे तो वहाँ पे ओवरस्टे नहीं करोगे, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, और आपको अपनी एप्लीकेशन में क्लैरिटी चाहिए होती है, जस्टिफिकेशन चाहिए होती है, जिससे आप वीज़ा ऑफिसर को बता सको कि मैं वापस इंडिया में आऊँगा। अगर आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं, तब आपका वीज़ा भी यहाँ पे आ सकता है, चाहे आपकी एक रिफ्यूज़ल है, चाहे आपकी दो रिफ्यूज़ल है, चाहे आपकी चार रिफ्यूज़ल है। आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो फॉलो करने होंगे। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, हमारे थ्रू अपना केस को प्रोसेस करना चाहते हैं, या अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वैलिडेट करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।